इंडियन राइटर चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी जिसे देखकर आपको डर का एहसास होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रदीप को मुंबई निकलना था। बहुत दिनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिली थी। ऐसे में प्रदीप काफ़ी खुश था। उसने एक दिन पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। लेकिन प्रदीप की पत्नी सीमा बहुत चिंतित थी। दरअसल प्रदीप की ट्रेन रात 3:30 बजे की थी। उसके गांव रतनपुर से रेलवे स्टेशन की दूरी भी लगभग 5 किलोमीटर थी और वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था। ऐसे में प्रदीप को ट्रेन पकड़ने के लिए आधी रात गांव से पैदल निकलना था। सीमा इससे बेहद नाखुश थी, लेकिन उसे मजबूरन इसके लिए राजी होना पड़ा। घड़ी में रात के करीब 1 बज चुके थे। प्रदीप ने एक बार सारी तैयारियों का जायजा लिया और माँ के पैर छूकर और सीमा को बाय बोलकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। स्टेशन का रास्ता जंगलों के बीच से जाता था। ऐसे में गांव छोड़ने के बाद बड़ी सावधानी से प्रदीप ने घने जंगल में प्रवेश किया। हाथ में टॉर्च लिए उसके हर कदम के साथ जंगल का सन्नाटा और भी ज्यादा गहराता जाता। काली स्याही से सना जंगल किसी भी रोशनी को अपने अंदर समा लेता। पगडंडी के आसपास बिखरी झाड़ियों से झींगुर की आवाजें कानों को चुभ रही थी। अमावस की काली रात थी। ऐसी काली रात से अब धीरे धीरे प्रदीप को डर लगने लगा था। अब उसके चलने की रफ्तार भी पहले से तेज हो गई थी। तभी अचानक उसे किसी की ताली पीटने की आवाज सुनाई दी। पहली बार तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम था, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। अचानक हल्का सा हवा का झोंका उसके माथे पर टकराता है। उसी के साथ एक बार फिर किसी के जोरदार ताली पीटने की आवाज आती है। इस बार प्रदीप जानता था कि उसने आवाज सुनी है, ये उसका वहम नहीं है। अब प्रदीप अपना रास्ता भूलकर उसी आवाज पर गौर करने लगता है। वह अपना एक एक कदम उस ताली की आवाज के मुताबिक बढ़ाने लगता है। तभी अचानक उसके दाएं कान पर कोई चीखता है और बाएं कान पर जोरदार ताली पीटकर गायब हो जाता है। प्रदीप इस वाक्य से बुरी तरह घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। वो तुरंत अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भागने लगता है। लगभग 15 मिनट तक वो बिना रुके बस भागता चला जाता है, इससे बेखबर कि अब वो उस घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो थक कर नदी किनारे लगे एक पेड़ के पास जाकर लेट जाता है। उसकी सांसें अभी भी फूल रही थी। वो बस अब यहाँ से जैसे तैसे बाहर निकलना चाहता था। तभी उसे मालूम होता है कि वो रास्ता भटक चुका है। अब वो बाहर कैसे निकलेगा। प्रदीप ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे नदी किनारे कुछ चमकता दिखाई देता है। गौर करने पर पता चलता है कि वो कुछ मशाल जैसा है, मानो कोई वहां आग जला रहा हो। प्रदीप तुरंत दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए नदी के पास पहुंचता है, लेकिन उसे इसका इल्म नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। जब वो नदी के किनारे उस मशाल के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां कोई मशाल नहीं, बल्कि एक जिंदा युवक की चिता जलाई जा रही थी। इस मंजर से ज्यादा खौफनाक था उस चिता के आसपास तालियां पीटते और जोर जोर से चीखते 5-6 किन्नर। ये एक एक करके प्रकट होते जा रहे थे। उस चिता पर लेटा जिंदा युवक दर्द की वजह से जितना चीखता उतना तेज ये किन्नर चिल्लाते और तालियां पीटते। प्रदीप ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। वो तो बस अब यहाँ से बचकर निकलना चाहता था। धीरे धीरे दबे पांव प्रदीप जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करता है, चिता के पास चीखती किन्नरों की भीड़ में से एक किन्नर प्रदीप को देख लेता है और उसे देख जोर से चिल्लाता है। प्रदीप ये सुनकर अपना पूरा दम लगाकर भागने लगता है, लेकिन किन्नरों का झुंड उसे अपने आगोश में ले लेता है।
वो लोग प्रदीप को बेहोश कर बंदी बनाकर अपने पास लाते हैं। कुछ देर बाद प्रदीप को होश आता है। वो देखता है कि उसके आसपास सजे सवरे किन्नर रोदन कर रहे हैं, छाती पीटते, तालियां बजाते, झुंड में घूम रहे हैं, जैसे कोई अंतिम संस्कार के वक्त शव की परिक्रमा कर रहा हो। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन बंधे होने के नाते उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है। थोड़ी देर बाद उन किन्नरों के झुंड में से एक किन्नर आगे की ओर आता है और अपने हाथ को हल्का सा काट कर उससे खून निकाल कर प्रदीप को जबरदस्ती पिला देता है। फिर उसे सजाया संवारा जाता है, अच्छी तरह साड़ी पहनाई जाती है और उसे किन्नर की वेशभूषा धारण करवाकर चिता में लिटा दिया जाता है। प्रदीप जोर से चीखता है। पास की दरगाह तक उसकी आवाज पहुंचती है। तभी अचानक दरगाह से एक आवाज प्रदीप के कानों में पड़ती है। यह आवाज जंगल में भी गूंज रही थी, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। दुआ सुनकर अचानक सारे किन्नर गायब हो जाते हैं। अब प्रदीप जमीन पर था, चिता गायब थी। एक पीर बाबा प्रदीप के पास पहुंचते हैं और उसे दरगाह ले जाते हैं। प्रदीप घबराया हुआ था। वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। पीर बाबा उसे बताते हैं कि ये किन्नरों की टोली हर अमावस की रात यहाँ किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। भला हुआ जो मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली और तुम बच गए। प्रदीप पूछता है, लेकिन ये किन्नर हैं कौन? पीर बाबा बताते हैं कि ये मामला करीब 25 साल पुराना है। इलाके का किन्नर समाज इस दरगाह का मुरीद था। वो जंगल में बनी इस दरगाह पर आते रहते थे। एक रात जब वो दरगाह से वापस जा रहे थे तो रतनपुर गांव के कुछ मंचलों ने उनसे बदतमीजी की। इस बात पर सभी किन्नरों ने उन मंचलों को पीट दिया। इस बात से नाराज मंचलों ने किन्नरों को सबक सिखाने की ठान ली और अगली अमावस की रात जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो मंचले पेड़ों पर पहले से चढ़े बैठे थे और किन्नरों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 6 से 7 किन्नरों की जलकर मौत हो गई। प्रदीप पीर बाबा से कहता है, इसका मतलब वो लड़के मेरे गांव यानी रतनपुर के ही थे? पीर बाबा जवाब देते हैं, हाँ वो वहीं के थे। उनमें से एक तुम्हारा पिता भी था, इसलिए तुम इन किन्नरों की आत्मा के निशाने पर थे। तुम्हारे पिता की भी ऐसी ही मौत हुई थी। ये सुनकर प्रदीप दंग रह गया। पीर बाबा कहते हैं, आज रात दरगाह में ही रुक जाओ, सुबह होते ही घर निकल जाना। मैं चलता हूँ, मुझे सुबह की नमाज अदा करनी है। ये कहते हुए पीर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। प्रदीप रात दरगाह में रुक जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो दरगाह में कोई नहीं था। पीर बाबा की फोटो दीवार पर टंगी थी और लिखा था, ये दरगाह पीर बाबा की है जिनका निधन 1880 में हुआ था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।